जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम बोलियां पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि अब इसमें आगे की जो बोली है वह कौन सी है? मालवी बोली। तो हम चलिए पढ़ते हैं मालवी बोली क्या होती है। सर्वप्रथम इस बोली का जो विकास है वह सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है और उज्जैन के जो समीपवर्ती या आसपास के जो क्षेत्र थे वह पुराने जमाने में मालव या मालवा के नाम से जाने जाते थे। इसीलिए ये जो बोली है मालवी, उसका नाम मालव, फिर मालवा और लास्ट में जाके क्या बन गई वो मालवी बोली के नाम से कहलाई। और इस बोली का जो विस्तार क्षेत्र है सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में, देवास में, इंदौर में, रतलाम में और प्रतापगढ़ में। तो ये जितने भी इसमें क्षेत्र मैंने लिखे हुए हैं ये सभी किसके हैं? मालवी बोली के। और सबसे ज़्यादा इसका जो विस्तार है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। अगली बोली है इसमें बांगड़ी। बांगड़ी बोली का जो विकास है वह किस भाषा से माना हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से। ठीक है, इसमें केवल हमें यही बात याद रखना है। ठीक है। अगली बोली है दक्षिणी बोली। तो दक्षिणी जो बोली है इस बोली का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ये बात इसमें आप याद रखिएगा। अब आगे हम इसमें जितना भी हमने भाषा को पढ़ा है उसको एक चार्ट के माध्यम से पूरा विस्तार से शॉर्ट करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले भाषा सामान्यतः दो प्रकार की है। पहला है माध्यम के आधार पर और दूसरा है हिंदी भाषा का उद्भव। तो माध्यम के आधार पर जो भाषा है वो मैंने आपको तीन प्रकार की पढ़ाई है पीछे। पहली है मौखिक भाषा, दूसरी है लिखित भाषा और तीसरी क्या है? सांकेतिक भाषा। उसके बाद जब हिंदी भाषा का जो उद्गम होता है, जब उसकी बात की जाती है तो पूरे विश्व में लगभग जो भाषाई परिवार है उनकी कितनी शाखा है? 10। तो उन 10 शाखाओं में से हमारा जो भाषा का परिवार है वह कौन सा है? भारूपीय परिवार। ठीक है। तो हिंदी भाषा का उद्भव 10 शाखाओं में से भारूपीय भाषाई परिवार से हुआ है। और जब हम इस 10 भारूपीय परिवार के आगे बढ़ते हैं तो उसमें से जो शाखा है उसके अंतर्गत वह कौन सी है? भारतीय आर्य भाषा। और यह भारतीय आर्य भाषा है वह 3 भागों में विभक्त होती है। पहली है प्राचीन आर्य भाषा, दूसरी है मध्यकालीन आर्य भाषा और तीसरी है आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा 2 भागों में बटी होती है। पहली थी वैदिक संस्कृत, दूसरी है लौकिक संस्कृत। यह संस्कृत क्या थी? अत्यंत कठिन थी, इसलिए इसका विस्तार आगे जाके नहीं हो पाया। लेकिन ये वाला संस्कृत क्या था? सरल था, लोगों के द्वारा बोला जाता था, इसलिए इसका विस्तार आगे चल के मध्यकालीन आर्य भाषा में हो गया। अतः मध्यकालीन आर्य भाषा का जो विकास हुआ है वह किससे माना जाता है? लौकिक संस्कृत से। अब आगे चल के मध्यकालीन आर्य भाषा 3 भागों में बढ़ जाती है, जिसमें पहली है पाली भाषा, दूसरी है प्राकृत भाषा और तीसरी है अपभ्रंश भाषा। और इसमें सबसे जो आखिरी वाली भाषा है अपभ्रंश, इसके द्वारा ही आधुनिक आर्य भाषा का क्या होता है? विकास होता है। जिस प्रकार मध्यकालीन आर्य भाषा का विकास लौकिक संस्कृत से हुआ है, उसी प्रकार आधुनिक आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश भाषा से माना जाता है। आगे चल के जो आधुनिक आर्य भाषा है उसका जो अपभ्रंश है वह निम्नलिखित भागों में बढ़ जाता है, जिसमें जो पहला भाग है वह कौन सा है? सौर सैनी अपभ्रंश, दूसरा है अर्धमागधी, तीसरा है मागधी, चौथा है टक अपभ्रंश, पांचवा है ब्राचड अपभ्रंश और छठवा क्या है? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो हम इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सौर सैनी अपभ्रंश। तो सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत 3 हिंदी आती हैं। पहली पश्चिमी हिंदी, दूसरी पहाड़ी हिंदी और तीसरी है राजस्थानी हिंदी। अतः हम कह सकते हैं कि इन 3 हिंदियों का जो विकास हुआ है वह सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। और जब हम बात करते हैं इसमें अर्धमागधी अपभ्रंश की, तो इससे केवल पूर्वी हिंदी का ही विकास हुआ है और मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का निर्माण हुआ। इस प्रकार से जब हम ओवरऑल बात करते हैं हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा इन 5 हिंदियों से मिलके बनी है
और साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो अलग-अलग बोलियां हैं जो मैंने यहाँ लिखी हैं, यदि उन सभी 22 बोलियों को मैं जोड़ दूं और ये 5 हिंदियों को आपस में मिला दूं, तब जाके क्या बनती है, हमारे भारत की हिंदी भाषा बनती है। तो इस प्रकार से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 6 क्या आती हैं, बोलियां आती हैं, जिसमें पहली है खड़ी बोली। मैंने ये पीछे सारी बोलियां आपको अच्छे से पढ़ा रखी हैं, यहाँ केवल हम उसका एक प्रारूप चेक करके पढ़ रहे हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में सुविधा हो। तो खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी और दक्खनी, इन 6 बोलियों का विकास किससे हुआ है, पश्चिमी हिंदी से या फिर सौर सैनी अपभ्रंश से माना जाता है। दूसरा है पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी और पश्चिमी पहाड़ी बोली। तो इन 3 बोलियों का जो विकास है, वह पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाला सौर-सैनी अपभ्रंश से माना जाता है। तीसरा है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी से सबसे अधिक बोलियों का क्या होता है, विकास होता है। कौन-कौन सी है, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, मेवाड़ी, बांगड़ी, ढूंढानी और लास्ट में क्या है हमारी, हाड़ौती। तो इन सभी बोलियों का विकास राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत या फिर सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली राजस्थानी हिंदी से हुआ है। यदि अपभ्रंश में पूछेगा तो आंसर होगा सौर सैनी, और हिंदी का अगर पूछेगा तो आंसर क्या होगा, राजस्थानी। उसके बाद है पूर्वी हिंदी। तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में मुख्यतः अर्धमागधी अपभ्रंश आता है और इसमें आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इन 3 बोलियों का जो विकास है पूर्वी हिंदी से हुआ है, और उसमें यदि अपभ्रंश का पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा, अर्धमागधी। आगे है बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मैथिली और लास्ट में क्या होती है, मगही। और इसका जो विकास हुआ है वह मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो कुल मिलाकर हमने जो इसमें चार्ट के माध्यम से जाना, तो उसमें 5 तो निकली हमारी हिंदियाँ, और इन सभी को यदि आप पूरा मिला के जोड़ोगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या निकलेंगी, हमारी 22 बोली। क्या निकलेंगी आपकी, 22 बोली, और 5 हमारी क्या मिलेंगी, अलग-अलग क्षेत्र की हिंदी। यदि इन सभी को मैं जोड़ दूँ, तब जाके हमारे भारत की जो हिंदी भाषा है, उसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो सबसे आखिरी में जो इसका प्रश्न है वह यही है कि हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती हैं, तो आंसर आ जाएगा 22, और कितनी हिंदी आती हैं अलग-अलग नाम से, तो वो कितनी होती हैं, 5। तो ये इस चार्ट के माध्यम से हमने जाना कि भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आगे है इसमें मातृभाषा के बारे में, क्योंकि भाषा या भाषा को ही हम कहें विभाषा, और उसके अंतर्गत आने वाली बोलियों को हमने पढ़ लिया है। अब हम इसमें मातृभाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका अर्थ क्या होता है, मातृ मतलब होती है माता या माँ, और भाषा मतलब होती है भाषा, जो कि हम हमारे विचारों के अभिव्यक्ति होती है। हम विचारों को किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, भाषा कहते हैं। तो जन्म के बाद माता के मुख से सीखी जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है, जो कि हम अपने परिवार में रहकर सीखते हैं। और यह जो विचार है, या फिर इस भाषा से जो विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों को अभिव्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम होता है। सशक्त का मतलब है सबसे सुदृढ़ और सबसे आसान माध्यम होता है, और इसी भाषा के माध्यम से हम अपने क्षेत्र में क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आगे है, यह भाषा किसी व्यक्ति की सामाजिक और भाषाई पहचान होती है, जिस समाज में वह रहता है। यदि मैं बुंदेलखंड में रहता हूँ, तो मेरी पहचान सामाजिक तौर पे बुंदेलखंडी के रूप में होगी, और मेरी भाषा भी क्या कहलाएगी, बुंदेलखंडी भाषा। बुंदेलखंड मेरा समाज क्षेत्र होगा, और बुंदेलखंडी मेरी क्या कहलाएगी, भाषा कहलाएगी। तो मातृभाषा सामान्यतः जन्म के बाद माता के द्वारा सिखाई जाती है, उसी को बोलते हैं अपन मातृभाषा। और ये किस चीज़ की पहचान कराती है, सामाजिक और भाषाई, इन 2 व्यक्ति की क्या कराती है, इन 2 तत्वों की पहचान कराती है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें अब राजभाषा। तो राजभाषा क्या होती है, जिस भाषा में किसी देश या राज्य का पूरा काम-काज किया जाता है, उसी को हम उस देश की राजभाषा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना, किसी भी देश या किसी भी राज्य, यहाँ पर राज्य भी लिखा हुआ है मैंने,
किसी भी देश में या किसी भी राज्य में वहाँ का जो कामकाज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उस देश या राज्य की राजभाषा कहते हैं। हम आगे बात करते हैं। इसी की एक अन्य परिभाषा है कि वह भाषा जिसमें संवैधानिक कामकाज, प्रशासनिक कामकाज व शासन संचालित होता है, उस भाषा को भी हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। इस परिभाषा और ऊपर वाली परिभाषा का एक ही अर्थ है। इसको थोड़ा अच्छे शब्दों के चुनाव के आधार पर लिखा गया है, तो दोनों बातें आप इसमें याद रखिएगा। आगे है कि अशोक के समय, सम्राट अशोक के समय जो राजभाषा हुआ करती थी वह क्या थी, पाली। इस बात को आप याद रखिएगा। और जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे भारत की जो राजभाषा थी वह क्या थी, फारसी। और अभी वर्तमान में राजभाषा क्या है हमारी, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है। आगे है, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ये बात याद रखना, क्योंकि कुछ कुछ भाषाओं को ही राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, हर एक भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। क्योंकि इन्हीं भाषाओं में क्या होता है, भारत का जो कामकाज होता है, प्रशासनिक कामकाज, संवैधानिक कामकाज, तो इन्हीं भाषाओं में क्या होता है, वो पूर्ण होता है। अब आगे है इसमें कि भारत में हिंदी भाषा का जो नाम है वह सबसे पहले पंडित मदन मोहन मालवीय ने सुझाया था। ये जो हिंदी भाषा का नाम है सर्वप्रथम किसने सुझाया था, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। अगला बिंदु है कि संविधान की जो सभा है उस सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किस व्यक्ति ने दिया था या प्रस्तुत किया था, तो नाम होगा गोपाल स्वामी अयंगर। तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए आईएमपी है। अगला बिंदु है कि भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 को मान्यता प्रदान की गई। मतलब इस दिन से ही हम क्या करते हैं, हिंदी को राजभाषा मानने लगते हैं। आगे है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन हमारी जो भाषा है हिंदी, उसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। दूसरा इसमें बिंदु है आगे कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम 10 जनवरी के दिन मनाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि 10 जनवरी के दिन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और कहाँ पे हुआ था वो सम्मेलन, नागपुर में हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के आयोजन 10 जनवरी को होने के कारण उसी दिन को हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के नाम से जानते हैं। और 14 सितंबर को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, उस दिन हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के नाम से मनाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें संविधान का जो भाग 17 है, क्योंकि कुल 25 भाग हैं संविधान में जो कि अलग अलग बातों को बताते हैं, तो उनमें से जो भाग 17 है वह हमारा हिंदी भाषा से क्या है, संबंधित है। यदि इसमें हम अनुच्छेद की बात करें कि कौन कौन से अनुच्छेद में हिंदी भाषा से संबंधित है, तो भाग 17 में आने वाले अनुच्छेद 343 से 351 तक के अनुच्छेद हमारी हिंदी भाषा के बारे में संबंधित हैं। तो इसमें सबसे पहले हम अनुच्छेद 343 के बारे में बात करते हैं। तो जो अनुच्छेद 343 है यह हमें यह बताता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी जो लिपि होगी वह क्या होगी, देवनागरी होगी। दूसरा है अनुच्छेद 344। तो इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा 7 जून 1955 को एक राजभाषा आयोग का गठन किया गया, आदेश भी जारी किया गया और राजभाषा आयोग का गठन किया गया। और इस राजभाषा आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वह कौन थे, बाल गंगाधर खरे। ठीक है, तो ये बात मैंने नीचे लिख रखी है, आप इसको याद रखिएगा। अगला इसमें जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 344 का चौथा वाला पार्ट। तो इसमें क्या कहा गया कि राजभाषा आयोग मतलब इस वाले आयोग की सिफारिश पर जांच के लिए समिति का गठन करना। यदि कुछ इसमें काम को लेकर बढ़ोतरी करनी है,
अलग अलग चीज़ों को जोड़ना है तो उससे संबंधित एक समिति का गठन होता है और इसका गठन करता है राजभाषा आयोग इस अनुच्छेद के तहत। ठीक है, अगला है इसमें अनुच्छेद 345। तो अनुच्छेद 345 से हमें ये बताता है कि राज्यों की जो राजभाषाएं हैं उनके बारे में हमें इसमें बताता है। तो राज्यों की राजभाषाओं का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 345 में वर्णित है। अगला है अनुच्छेद 346। अनुच्छेद 346 में संघ व राज्यों के मध्य पत्र व्यवहार के लिए राजभाषा का प्रावधान है कि यदि राज्य से कोई भी आदेश संघ के लिए भेजना है तो वह किस भाषा में भेजा जाएगा, तो उनके बीच का जो पत्र व्यवहार है उसको बताने के लिए अनुच्छेद 346 में इस जानकारी को वर्णित किया गया है। आगे है वर्तमान समय में पत्र के व्यवहार की जो भाषा है संघ और राज्यों के मध्य वह हिंदी भी है और क्या है, इंग्लिश है। तो ये जो दो राजभाषा हैं जो कि भारत में पत्र व्यवहार के समय प्रयोग की जाती हैं। दूसरा बिंदु है इसी में कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष तो वो कौन बनाए गए थे, पहली बार बाल गंगाधर खरे। और ये जो प्रथम राजभाषा आयोग बना था वह 7 जून 1955 को गठित किया गया था। ठीक है, अगला बिंदु है इसमें अनुच्छेद 347। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की जनसंख्या के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है, जो भी वो बोल रहे हैं, यदि कोई बुंदेली भाषा बोल रहा है, मतलब बोलियां बोल रहा है अलग अलग, कोई बघेलखंडी बोल रहा है, कोई मालवी बोल रहा है, तो उन अलग अलग भाषा को शासकीय दर्जा प्राप्त कराना इस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अगला है इसमें अनुच्छेद 348। इस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में भाषा का प्रावधान है कि इन अलग अलग न्यायालयों में किस भाषा में यहाँ की कार्रवाई होगी उसके बारे में इस अनुच्छेद में वर्णित है। अगला है अनुच्छेद 349। इस अनुच्छेद के संदर्भ में भाषा से संबंधित जो अलग अलग विधियां हैं उनका इसमें उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 350। इस अनुच्छेद के तहत शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का विचार है। कहने का मतलब है यदि भाषा को लेके किसी को कुछ शिकायतें करना है तो वो हमारे अनुच्छेद 350 में वर्णित है। अगला है अनुच्छेद 351। इस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रावधान है कि समय समय पर इसके जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और इनसे संबंधित जो अलग अलग संस्थाएं हैं वो हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रेरित रहें। तो ये किसमें क्या कहा गया है, अनुच्छेद 351 में। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम इसमें संविधान की अनुसूची के बारे में बात करते हैं। तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुल 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो यदि आपसे भाग को लेकर पूछे कि संविधान का कौन सा भाग है जो कि हिंदी भाषा से संबंधित है तो भाग क्या होगा, 17। और यदि आपसे अनुच्छेद पूछे तो 343 से लेके 351 तक के अनुच्छेद हिंदी भाषा से संबंधित हैं। और यदि आपसे अनुसूची पूछे तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं क्या है, सम्मिलित हैं। तो इसमें हम आरंभ से जानते हैं कि सबसे पहले शुरुआत में आरंभिक स्तर में कुल 14 भाषाएं ही हमारी अनुसूची में क्या थी, सम्मिलित थी। और वो भाषाएं निम्न प्रकार हैं और इनका जो क्रम है आपको इसी आधार से याद रखना है, आगे पीछे नहीं करना है। क्योंकि प्रश्न कैसे बनता है कि चौथी भाषा कौन सी है जो कि अनुसूची में वर्णित है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हिंदी। पहले स्थान पे कौन थी, असमिया। सेकंड पे बांग्ला। तीसरे पे गुजराती। चौथे पे हिंदी। पांचवे पे कन्नड़। छठवें पे कश्मीरी। सातवां मलयालम। आठवां मराठी। नवा उड़िया। 10वां पंजाबी। 11वीं संस्कृत। ये याद रख लेना। पहली असमिया, हम जो हिंदी बोल रहे हैं वो चौथे नंबर पे, संस्कृत को 11वां स्थान दर्जा प्राप्त है। उसके बाद 12वें नंबर पे तमिल, 13वें पे तेलुगु और 14वीं कौन सी थी, उर्दू। तो जितने मैंने ये बॉक्सेस बनाए इनमें आप इनको याद रखिएगा। ठीक है,
अब आगे है इसमें कि वर्ष 1967 1967 में संविधान का 21वां संशोधन होता है और इस संशोधन में जो अनुसूची है हमारी उसमें 15वीं जो भाषा है उसको जोड़ा जाता है और ये भाषा कौन सी है हमारी सिंधी। ये तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही है कि सिंधी जो भाषा है भाई कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। तो आंसर हो जाएगा 21वां और यह संविधान संशोधन कब किया गया था 1967 में। आगे है वर्ष 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ 71वां और इस संविधान संशोधन में कुल 3 भाषाओं को जोड़ा गया जो कि निम्न प्रकार है। यहाँ तक हो चुकी थी 15, 16वीं भाषा थी कोंकणी, 17वीं भाषा थी मणिपुरी और 18वीं कौन सी है नेपाली। तो इन 3 भाषाओं को भी इसमें जोड़ दिया गया। अतः हम कह सकते हैं कि 1992 तक कुल ये कितनी हो गई थी, एक 15वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं, कुल 18 भाषाओं को अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है। अब आगे है इसमें कि वर्ष 2003 में संविधान में किया गया 92वां संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन और इस संविधान संशोधन में कुल 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कितनी भाषाएं थी इसमें, कुल 4 भाषाएं। और इसमें जो 4 भाषाएं थी उनको आपको इसी ऑर्डर में याद रखना होगा। 19वीं बोडो, 20वीं डोंगरी, 21वीं मैथिली और 22वीं क्या होगी हमारी संथाली भाषा। ठीक है। आगे राजभाषा से संबंधित कुछ नोट हैं जिसमें सबसे पहले कि भारत की राजभाषा क्या क्या है, हिंदी व अंग्रेजी दोनों है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। दूसरा है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा को आम बोलचाल की भाषा भी कहा है। तो ये बात याद रखें कि किस व्यक्ति ने या किस कवि ने आम बोलचाल की भाषा हिंदी भाषा को कहा है, तो वह क्या होंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे अनुच्छेद 120 की धारा 1 के तहत संसद का जो काम काज होगा वह या तो हिंदी भाषा में होगा या फिर अंग्रेजी भाषा में होगा। इस बात को आप काट दीजिए, यहाँ पे इसके स्थान पे क्या लिखेंगे आप, या में भाषा में होता है। तो प्रश्न है कि संसद का जो काम काज होता है, जो कार्यवाही होती है, वहाँ पे जो बैठकें होती हैं, सत्र चलते हैं, तो वो किस भाषा में होते हैं, या तो वो हिंदी भाषा में होंगे या फिर वो इंग्लिश भाषा में होंगे। ठीक है। अब आगे है इसमें राष्ट्रभाषा के बारे में। राष्ट्रभाषा क्या होती है, किसी भी देश की संपूर्ण जनता या जनसंख्या के द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो भारत में सबसे अधिक जो जनसंख्या है वह हिंदी भाषा को बोलती है। तो हिंदी भाषा ही भारत की क्या है, राष्ट्रभाषा है और इस भाषा में किसी भी प्रकार का कामकाज नहीं किया जाता है और राष्ट्रभाषा को किसी भी प्रकार का संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त नहीं है। अतः भारत की कोई निश्चित राष्ट्रभाषा नहीं है। हालांकि भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा हिंदी भाषा को बोलती है, लेकिन इस भाषा को किसी भी प्रकार का संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। तो किसी भी देश की जनसंख्या के द्वारा बोली जाने वाली भाषा और उसकी जनसंख्या क्या है, सबसे ज्यादा बोल रही है उसको, ठीक है, तो उसी का बोलते हैं अपन, उसकी राष्ट्रभाषा के नाम से जानते हैं। ठीक है। आगे हम इसमें राजभाषा और राष्ट्रभाषा इन दोनों में अंतर समझ लेते हैं। तो एक तरफ मैंने लिख रखा है राजभाषा, दूसरी ओर लिखा है राष्ट्रीय भाषा, बीच में हम यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। ठीक है। सबसे पहले कि राजभाषा, तो इस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, मतलब ये भाषा संविधान में वर्णित है, लेकिन इस भाषा को किसी भी प्रकार का संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। यह राजकीय कार्यों तक सीमित होती है, केवल देश के और राज्यों के जो काम होते हैं उनको ये पूर्ण करती है। परंतु ये जो भाषा है ये जनसंख्या के द्वारा समस्त राष्ट्र में क्या होती है, व्यापक होती है। कहने का मतलब है ये वाली भाषा सीमित होती है और ये वाली भाषा क्या होती है, व्यापक, और इसका विस्तार क्या होता है, ज्यादा होता है। यह राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामकाज करने का एक माध्यम होती है। परंतु ये जो राष्ट्रभाषा होती है ये राष्ट्र की संस्कृति के माध्यम का क्या होती है, संवाहक होती है, संस्कृति को आगे बढ़ाने में सहायता करती है। ठीक है। तो किसी भी देश का कामकाज करने वाली भाषा
राजभाषा कहलाती है और किसी भी देश की सर्वाधिक जनसंख्या के द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो इस प्रकार से हमारा जो ये चैप्टर था भाषा, विभाषा और बोली वाला, और उसी में आपका है राजभाषा और राष्ट्रभाषा, वो आपका क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो इस क्लास से संबंधित जो पीडीएफ है वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप पर दे दी जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।